बहन, अब तो बहुत जल्द हम लोग बारात लेकर आएंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। गरीब शांति के घर आशा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती है और रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। और लड़के वालों के जाते ही निशा की दोस्त रूपल उससे कहती है, यार तेरी शादी तो अच्छे घर में हो रही है, लड़के वाले भी ठीक पैसे वाले, पर मुझे तो एक चीज की चिंता सता रही है, तेरी चार चार नंद है। तो क्या हुआ? अरे मेरी भोली दोस्त, तू नहीं जानती, एक नंद 100 नंद के बराबर होती है। मेरी तो एक ही नंद है, उसने मेरा जीना आराम कर दिया है। महारानी खुद से खाना भी निकाल कर नहीं खाती है। मैं तो तेरी सोच रही हूँ, तेरा क्या होगा? तू कैसे झेलेगी अपनी 4 नंद को? वो तो तेरी जिंदगी खराब कर देंगी। इतना बोलकर रूपल वहां से चली जाती है और निशा के मन में डर बैठ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे तैसे शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। आसपास के लोग भी अब निशा और उसकी भाभी से उसकी 4 नंद के ही बारे में बातें करते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा बेटा, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता लग गया है और अगले महीने तेरी शादी भी है। हाँ आंटी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने सुना है कि तेरी 4 नंद है। भला तू 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहेगी? आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू, तेरी तो एक ही नंद थी, वो भी निशा जैसी भोली भाली, इसीलिए तू कुछ नहीं जानती। मेरी भी नंद रह चुकी, मेरी 2 नंद ने तो मेरा घर तोड़ने की सारी हदें पार कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नंदों से पीछा छुड़ाया है। बेटा, ससुराल में जाकर तुझे तेज बन के रहना है, वरना तेरी 4 नंद तो तेरा खून ही पी जाएंगी। लोगों की बातें सुनकर ना सिर्फ निशा बल्कि उसकी भाभी भी अब बहुत ज्यादा डर जाती है। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बना रही होती हैं, निशा, तुम्हारी शादी को अब बस 20 दिन रहते हैं। मुझे तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहोगी? पता नहीं तुम्हारी 4 नंद कैसी हैं, कहीं वो तुम्हें परेशान ना कर दे। तुम तो कितनी भोली हो। अंकिता की बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा डर जाती है और शाम को खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम लड़के वालों को मना कर दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। हर कोई मुझे एक ही बात समझा रहा है कि नंद अच्छी नहीं होती और मेरी तो 4 नंद है। अगर शादी के बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की या मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी तो मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे ही तेरा रिश्ता पक्का नहीं किया है, 4 लोग से पता किया है। और देख, तेरी सास ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया दहेज में। उन्होंने हमारी गरीबी और हालातों को समझा। अब के समय में इतने अच्छे लड़के वाले नहीं मिलते। लड़का बहुत अच्छा है बेटा, तू अपनी माँ पर विश्वास रख, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। निशा के मना करने पर शांति उसे ही समझाने लगती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और शादी करके जब निशा अपने ससुराल जाने लगती है तो जाते हुए अंकिता अपनी नंद से कहती है, निशा, तुम्हारे ससुराल में 4 नंद है, तुम्हें हर समय चौकन्ना रहना है। कभी भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी नंद तुम्हें परेशान कर रही तो तुम हमें बता देना। भाभी, मुझे तो अपने ससुराल जाने से भी डर लग रहा है। पता नहीं मेरी 4 नंद कैसी होंगी, कहीं वो मेरी जिंदगी ना बर्बाद कर दे। कुछ देर में निशा की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती है। पर जैसे ही वह गाड़ी से धीरज के साथ उतरती है, वो देखती है कि उसकी 4 नंद उसके सामने खड़ी हैं। एक नंद उसके ऊपर फूल फेंक रही है तो दूसरी ढोल वालों को पैसे दे रही है। भाभी, आपका हमारे इस घर में स्वागत है। ढोल वाले भैया, खड़े क्या हो? हमारी भाभी आ गई है, ढोल बजाओ। माँ, कुछ पैसे दो, पहले मैं भाभी की नजर उतारूंगी। कविता अपनी माँ से पैसे लेकर अपनी भाभी की नजर उतारती है और बबीता अपनी भाभी पर पैसे उड़ाती है तो वहीं नाचती हुई रेखा ढोल वालों को पैसे देती है। भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। ढोल वालों, ढोल बजाते हुए हमारे घर के दरवाजे तक चलो। जब तक मेरी भाभी का गृह प्रवेश नहीं हो जाता, ढोल बजना बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह निशा की 4 नंद बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को अपने घर के दरवाजे तक साथ ले जाती हैं, जहां हाथों में आरती की थाली लिए आशा खड़ी होती है। भाभी, बस थोड़ी देर और, उसके बाद होगा आपका गृह प्रवेश। बहू, अब तुम अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर महावर वाले थाल में पैर रखकर अपने पैरों के निशान छोड़ती हुई घर के अंदर आ जाओ। 1 मिनट भाभी, अभी अंदर मत आना, मैं एक रुमाल लेकर आ रही हूँ, उसमें आप पहले पैर के निशान छोड़ना, उसके बाद घर में आना। मैं उस रुमाल का फ्रेम बनवाऊंगी। जल्दी से रेखा एक व्हाइट कलर का रुमाल लेकर आती है और महावर वाले थाल में पैर रखकर पहले निशा अपने पैरों के छाप उस रुमाल में देती है, जिसे रेखा बहुत ही संभाल कर अपने पास रख लेती है। बेटा, तुम्हारी भाभी आ चुकी हैं इस घर में। अब भाभी को यहीं खड़ा रखोगी या उन्हें उनके कमरे तक छोड़ोगी? चलिए भाभी, हम 4 नंद आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं।
बड़े ही प्यार से चारों नंद निशा को उसके कमरे तक ले जाती हैं, जहां निशा देखती है कि उसका कमरा गुलाब के फूलों और रंगीन पर्दों से सजा हुआ है। कैसी लगी आपको ये डेकोरेशन? ये सारी डेकोरेशन हमने अपने हाथों से किया आपके लिए। हम इतने ज्यादा अमीर नहीं है कि डेकोरेशन वाले को बुला सके, इसलिए जितना हो सका हमने खुद ही कर दिया। आपको पसंद तो आया ना भाभी, जैसे हमने आपका वेलकम किया? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर तुम चारों नंद का पेट भर गया हो अपनी भाभी से, तो क्या अब मैं अपने कमरे में आ सकता हूँ? धीरज के आने के बाद निशा की चारों नंद वहां से चली जाती हैं और अगली सुबह मुंह दिखाई होती है, जहां चारों नंद अपनी भाभी के साथ बैठी होती हैं। और जब औरतें मुंह दिखाई की रस्म कर रही होती हैं तो निशा की चारों नंद अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांध रही होती हैं। देख लिया बुआ, हमारी भाभी ना सिर्फ शक्ल सुंदर से बहुत अच्छी है, बल्कि हमारी भाभी का दिल भी बहुत अच्छा है। तुम चारों तो ऐसे भाभी भाभी कर रही हो जैसे कि तुम्हारी भाभी कोई हूर की परी है। हूर की परी ही तो है हमारी भाभी, और हमने सोच लिया हम इस हूर की परी को संभाल के रखेंगे। इस तरह निशा की चारों नंद हर वक्त अपनी भाभी के साथ रहती हैं और एक बहन और दोस्त की तरह उसका ख्याल रखती हैं। अगली सुबह जब निशा की पहली रसोई होती है तो उसमें भी चारों नंद पहले ही रसोई का सारा काम कर लेती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, अब भाभी आपको पहली रसोई करने में परेशानी ना हो इसलिए हमने पहले से ही सारा काम कर दिया है, सजावट भी कर दी है, बस आपको चूल्हा पूज कर खाना बनाना है। थैंक यू कविता, तुम चारों ने बहुत मदद की है मेरी। अपनी चारों नंद का बर्ताव देखकर निशा का डर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और पहली रसोई की रस्म खत्म होने के बाद शाम को चारों नंद अपनी भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती हैं। भाभी कल आपको पगफेरे की रस्म के लिए मायके जाना है ना, इसलिए आपको जो कपड़े लेने हैं ले लो, डरना मत, माँ से हम बात कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ आप ये 1 पीस ले लो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो फिर ठीक है, आप ये अनारकली सूट ले लो। निशा की चारों नंद बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को शॉपिंग करवाती है और अगले दिन निशा धीरज के साथ अपने पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी दोस्त रूपल उससे मिलती है। तेरे लिए ही रुकी थी मैं, कल मैं भी चली जाऊंगी और जाते ही फिर से अपनी नंद के नखरे उठाऊंगी। वैसे तेरी नंद कैसी है? तुम सबने जैसे मुझे डरा दिया था, मेरी ननद वैसी बिल्कुल भी नहीं है, चारों ही बहुत अच्छी हैं। अरे शुरू में तो सब अच्छा ही होता है, कुछ दिन ससुराल में बिता, तुझे तेरी नन्नत की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। रूपल की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर निशा डर जाती है और शाम को अपने ससुराल आती है। आप चारों ने खाना क्यों बनाया? मैं बना देती। भाभी क्या हुआ अगर हमने खाना बना लिया तो आप चलो, हम आपका खाना आपके कमरे में लेकर आते हैं। घर आने के बाद निशा देखती है कि उसकी चारों नंद उसकी सेवा में लगी हुई है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, भाभी हम बाहर जा रहे हैं और हम सब ने 1 पीस पहना है, आप भी पहन लो ना, हमने माँ से बात कर ली है। हाँ निशा, अब मान भी जाओ, यहाँ तो मैं कोई कुछ नहीं बोलेगा। निशा की चारों नंद निशा को जबरदस्ती 1 पीस पहनाती और पूरा परिवार बाहर घूमने जाता है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ निशा की चारों नंद अपनी भाभी की ओर फिक्र करने लगती हैं। कितने सारे कपड़े हैं, हटो भाभी, बाकी के कपड़े मैं धो देती हूँ। पर तुम अभी अभी आई हो और आते ही कपड़े धोगी तो क्या हुआ भाभी, आप भी तो अकेले पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो। इस तरह निशा की चारों नंद हर समय निशा की घर के कामों में मदद करती हैं। और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और एक रात को जब निशा सारा काम खत्म करके रात के 12 बजे अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि पूरा बेडरूम सजा हुआ है और पूरा परिवार हाथों में केक लिए खड़ा है। ये सब क्या है? अभी आप भूल चुकी हैं, पर हम नहीं। आज आपकी शादी को पूरे 6 महीने हो गए। तुम दोनों को तुम्हारी 6 मंथ एनिवर्सरी मुबारक हो। कल घर में मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, तो अब जल्दी से तुम दोनों केक काट लो ताकि हम सब जाकर सो सके। एक बार फिर सरप्राइज देखकर निशा की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपना 6 मंथ एनिवर्सरी का केक काटती है। और अगली सुबह उसकी दोस्त का कॉल आता है। जब से तेरी शादी हुई है तू तो फोन करना ही भूल गई है। हो ना हो तेरी चारों नंद ने तुझे परेशान करके रखा होगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? ये नंद होती ही ऐसी हैं, खड़ूस कहीं की, ना खुद जीती हैं ना ही भाभियों को जीने देती हैं। पता नहीं हम भाभियों को इतना परेशान करके क्यों रखती हैं। देख लिया ना तूने भी अपनी नंद को, अब तो विश्वास हो गया ना तुझे कि सारी नंद एक जैसी होती हैं। नहीं रूपल, सारी नंद एक जैसी नहीं होती हैं। तुम्हारी नंद होगी बुरी, पर मेरी चारों नंद बहुत अच्छी हैं। और अब मुझे मेरी नंद के खिलाफ भड़काना बंद करो। उस दिन निशा अपनी दोस्त को सुनाकर फोन रख देती है और शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जहां काफी सारे मेहमान आते हैं और नेहा अपने पूरे परिवार के साथ अपना 6 मंथ एनिवर्सरी मनाती है। चारू और अंकित दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
चारू काफी अमीर घर से होती है, लेकिन अंकित एक गरीब परिवार से था। चारू, मेरी बहुत ही अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। देखना धीरे धीरे मेरे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हारे घर वालों से हाथ मांग सकता हूँ। देखो, मेरी फैमिली में बस मेरी माँ ही है और वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। उन्हें तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए हमारी तरफ से तो ये रिश्ता तय ही है। लेकिन एक बार दोनों परिवार आपस में बात तो करेंगे ही ना। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम दोनों फैमिली को मिलवा देते हैं। अंकित और चारू की शादी हो जाती है। चारू शादी करके अपने ससुराल जाती है। हमारी नई नवेली अमीर बहू का घर में स्वागत है। बहू, वैसे तो हमारी हैसियत इतनी अच्छी है नहीं कि हम तेरा बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से स्वागत करते, लेकिन हमसे जितना हो पाया हमने उतना किया है। हमें पता है कि तुम्हें कुछ खास लगा नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी बहुत कोशिश की है। हाँ भाभी, आपको पता ही है हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। भैया ने भी अभी कमाना शुरू किया है। घर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई परेशानी तो रहती ही है। अरे, आप सब लोग मुझे लेकर चिंता क्यों कर रही हैं? मैं भले ही अमीर घर से आई हूँ, लेकिन अभी ये मेरा ससुराल है और जैसे आप लोग रह रहे हो वैसे मैं भी रह लूंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है ऐसे रहने में। बहू, हमें पता है तू हमारा दिल रखने के लिए कह रही है, पर कोई बात नहीं, अब तू आ गई है, घर में रौनक आ गई है। कुछ दिनों बाद चारू चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। ये चूल्हा जलाना कितना मुश्किल है। इतनी देर से मैं चूल्हे में आग लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक आग लगी ही नहीं है। इस चूल्हे को जलाते हुए तो मेरी सांसें ही अटक जाएंगी। चारू को परेशानी में देखकर वहां शीला आती है और कहती है, बहू क्या हुआ? चूल्हे पर खाना नहीं बनाया जा रहा क्या? हाँ माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर लेकिन मैं धीरे धीरे आदत डालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहू, तू तो जैसे तैसे ससुराल में एडजस्ट कर लेगी, लेकिन हम लोग कैसे तुझे परेशानी में देखें? पता है तुझे, स्नेहा कुछ दिनों पहले चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसके हाथ जल गया। हम तो इतने गरीब हैं कि हम चूल्हे पर ही खाना बना सकते हैं, चाहे हाथ जले चाहे हम खुद ही जल जाएं, क्योंकि हमारे पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं नया गैस, चूल्हा, सिलेंडर सब लेकर आऊंगी। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा कि मैं अमीर मायके से पैसे का इस्तेमाल करूंगी अपने, लेकिन अब ये घर भी तो मेरा ही है ना। इतना कहकर चारू नया गैस, चूल्हा, सिलेंडर लेकर आ जाती है, जिसे देखकर स्नेहा, शीला काफी खुश हो जाती हैं। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे घर में गैस सिलेंडर आएगा, लेकिन आप अमीर घर से क्या आए, हमारे घर में तो नई नई चीज ही आने लग गई। हाँ बहू, हम बहुत खुश हैं। इसी तरह अक्सर अब शीला और स्नेहा चारू से महंगी महंगी चीज मंगवाते रहते हैं। भाभी, वो क्या है ना, चूहे हमारे कपड़े काट रहे हैं। देख रही हो, आपकी नई साड़ी, मेरा एक ही सूट था, वो भी चूहे ने काट दिया। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमारी हैसियत नहीं है ना कि हम अलमारी ले सके। लेकिन माँ, ऐसे तो चूहे हमारे सारे कपड़े खा जाएंगे। वैसे भी एक एक कपड़े के लिए कितना तरसते रहते हैं, और अगर चूहा हमारे कपड़े खाते रहेंगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। कोई बात नहीं स्नेहा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे मैं हूं ना, एक काम करते हैं, हम आज ही नई अलमारी ले आते हैं। लेकिन बहू, नई अलमारी कैसे? माँ जी, मैं समझ रही हूँ आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती होगी, लेकिन हमारे घर के हालात भी तो देखिए ना। और मुझे लगता है कि अलमारी जरूरी है, इसलिए हम अलमारी लेकर आएंगे, और आपको मेरी कसम, आप मना मत कीजिएगा। ठीक है बहू। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे, लेकिन अब चारू को अपने ससुराल वालों की चालाकी समझ में आने लगी थी। मैं देख रही हूँ, पहले तो मेरे ससुराल वालों को ऐसे रहने की आदत थी। उन्होंने कभी अंकित से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जब से मैं आई हूँ, हर दूसरे दिन उन्हें किसी न किसी चीज से परेशानी होती रहती है। कहीं मेरी अमीरी को देखकर तो नहीं, लेकिन मुझे अपने ससुराल वालों की इन डिमांडों पर रोक लगाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है उनको जरूरत होती है, उनका भी मन करता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। उनको समझना चाहिए कि इतनी ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। समय के साथ सब कुछ आ जाता है, हालात सुधर जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चारू के ससुर उससे कहते हैं, अरे बहू, मेरी तो पूरी कमर अकड़ गई। इसका गद्दे पर तो कमर दर्द हो जाती है। हम नया गद्दा ले लें क्या? लेकिन ससुर जी, पैसे कहाँ हैं? बहू, तू कहीं से। माफ करना ससुर जी, मैं कर सकती तो मैं कर ही देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती।
इस तरह चारू अपने ससुराल वालों की डिमांड को पूरा करने से मना करने लगती है। भाभी देखो ना, पढ़ाई के लिए कोई टेबल भी नहीं है मेरे पास। ऐसे पढ़ाई करने लगती हो ना तो मेरी कमर में दर्द होता है। एक नया टेबल ले लेते हैं हम। अरे वैसे भी तुम कहाँ इतना पढ़ती हो, पूरे दिन भर में एक बार तो किताब खोलती नहीं हो, तो तुम्हें नई टेबल की क्या जरूरत है। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो। अरे मैं इसलिए ही पढ़ाई सही से नहीं करती क्योंकि वो टेबल नहीं है। पढ़ाई करने के लिए मेरे सभी दोस्तों के घर पर है, वो आराम से उस पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। रहने दो, वो टेबल कुछ खास जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही मन कर रहा है तो एक काम करो ना, सीमेंट और ईंटों से बनवा लो, वो भी तो एक तरह से टेबल ही होता है ना। कुछ दिनों बाद रात के समय, और अब ऐसे ही ससुराल वाले पहले की तरह एडजस्ट करने लगते हैं। एक रात स्नेहा काफी ज्यादा देर से घर आती है। अरे इतनी देर क्यों हो गई? माँ क्या बताऊं, एक तो बस नहीं मिल रही थी, ऊपर से रास्ते इतना सुनसान, मुझे इतना डर लगने लग गया ना। हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है कि हमें कोई लेने आ जाए, मुझे इतनी दूर से पैदल आना पड़ा। इसका मतलब तुम अपने कॉलेज से घर पैदल आई हो? और नहीं तो क्या भाभी, हमारे पास कार थोड़ी ना है जो कार से आए। कुछ दिनों बाद अंकित भीगते हुए घर आता है। उसको काफी ज्यादा जुकाम होने लगता है। हाँ, ये बारिश भी ना बेमौसम आती है और तबीयत खराब करके चली जाती है। अगर हमारे पास कार होती तो आप आराम से कार में आ जाते, आप भीगते भी नहीं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन कार हमारे पास है नहीं ना, और जो चीज नहीं है उसकी उम्मीद करने का भी क्या फायदा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन घर परिवार में रोज ही आने जाने के लिए और साधन के लिए परेशानियां बढ़ती रहती हैं। ये सब देखकर शीला को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अंकित बेटा, ये मेरे कान की बाली है, इसको बेचकर हम पुरानी कार ले लेते हैं ना। तू भी इतनी तकलीफ में आता जाता है, स्नेहा को भी इतनी तकलीफ होती है। कार रहेगी तो तू स्नेहा को छोड़ देगा कॉलेज और आते समय ले लेगा। हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है हमें हर चीजों के लिए किसी साधन का वेट करना पड़ता है, और बस लेने के लिए 1 घंटा पहले जाओ फिर वेट करो। अरे आप सब कार के लिए इतना क्यों जतन कर रहे हैं? माँ जी, आप अपनी कान की बालियां नहीं बेचेंगी, रखिए इसे, देखिए सही समय पर सब कुछ हो जाएगा। अब वाकई में चारू को ससुराल वाली मुसीबत में देखकर बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद चारू नई कार लेकर घर आती है और घर के बाहर पार्क करती है। अब मैं सबको सरप्राइज दूंगी, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। चारू सबको बाहर लेकर आती है और कार दिखाती है। ये देखिए हमारी नई कार, अब हम सब इस कार में ही कहीं भी आया जाया करेंगे। बहू, ये हमारे लिए है। हाँ माँ जी, हमारे लिए है। भाभी, हमने पहले आपसे फालतू की डिमांड पूरी करवाई है, लेकिन जब हमें वाकई में जरूरत पड़ी तो आपने हमारे बिना बोले ही समझ लिया। मैं यही तो समझाना चाह रही थी कि हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो, हमें उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए। बहू, हमें माफ कर दे, हमने पहले तुझसे फालतू की चीजें मांगी, लेकिन अब गरीब परिवार में अमीर बहू कार लेकर आई है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। चलिए हम आज ड्राइव पर चलते हैं। इसी के साथ अंत में चारू अपने पूरे परिवार को घूमने के लिए गाड़ी में लेकर जाती है और सब बड़े मजे करते हैं।